दोस्तों, जो द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं है, उसके अंदर मैं स्टोरी सुना रहा हूँ मुक्तेश्वर मैन ईटर की। तो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था जो कि एंड हुआ था वहाँ पे जहाँ पे अपने दोस्त के यहाँ एप्पल ऑर्चर्ड के जो ओनर थे वहाँ जिम कॉर्बेट बैठ के बरामदे में चाय वगैरह पी रहे थे और डिस्कस कर रहे थे टाइग्रेस के बारे में, जो मैन ईटर टाइग्रेस थी। तभी जोर जोर से कुत्ता गुर्राने लगा और जिस डायरेक्शन में वो देख रहा था वहाँ इन्होंने देखा, अलर्ट होके तो देखा एक बड़ा सा लंगूर बैठा हुआ है और उसने एक एप्पल के ट्री की ब्रांच को हाथ से पकड़ा हुआ है। तो जब बद्री ने, जो कि उस एप्पल ऑर्चर्ड के ओनर थे, उन्होंने देखा कि लंगूर एप्पल तोड़ रहा है तो उन्होंने 4 नंबर शॉट, कॉर्बेट ने लिखा है, वो फायर किया उसकी तरफ, लंगूर की तरफ, छर्रे वाली बंदूक। छर्रे ऑलमोस्ट लंगूर तक पहुंचे, उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते लेकिन डराने के लिए बहुत थे। लंगूर भागा, उसके पीछे पीछे कुत्ता भागा। तो कॉर्बेट ने बोला इसको, डॉग को बुला लो अपनी तरफ। तो ये बद्री बोला कि नहीं भाई, इसको जाने दो क्योंकि इस लंगूर ने बड़ा दुखी कर रखा है और ये हैबिचुअल है इन लंगूरों का पीछा करने के लिए। लंगूर के नज़दीक तक कुत्ता पहुंच गया और जैसे इसको पकड़ने को था एकदम से लंगूर घूमा और एक मारा उसके कुत्ते के सिर पे, अपना नाखून पंजा, अच्छा गहरा घाव हो गया उसको। कान से पकड़ा पहले तो उसने कुत्ते को, फिर मारा। वो कहते हैं ना, कान के नीचे लगाया, बस वही कर दिया उसने और फिर लंगूर निकल गया। देखा तो कुत्ते को घाव हो गया था, इसको पहले इन्होंने सफाई वफाई की, तब तक में पूड़ी आ गई बन के, तो ये पूड़ी खाने लगे। अभी मैं 2-3 पेज शाम को शूट कर रहा हूँ आज अपने जंगली रिजॉर्ट में, इसलिए कि एक आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि जितनी आवाज़ें जंगल में शाम को आती है ना, उतनी सुबह नहीं आती। बर्ड्स की, पिकॉक की, अभी सब बोल रहे थे, अभी तो खैर डॉग बोल रहा है दूर से। ज़्यादा देर नहीं शूट कर पाऊंगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है, लेकिन एक आपको फील आएगी जंगल की। बाकी जो कंटिन्यू करना है वो सुबह करूंगा। जब बद्री को कॉर्बेट ने बताया कि उन्होंने एक पेड़ सेलेक्ट किया है जहां वो बैठने वाले हैं, तो बद्री ने कहा मैं भी चल के देखूंगा। तो अपने 2 आदमी साथ में लिए, एक छोटा सा मचान बनाने की तैयारी का सामान लेके, और जब वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा और कोई पेड़ नहीं, केवल एक ही पेड़ है। तो वो पेड़ उतना बद्री को जम नहीं रहा था और वो मैन ईटर की इस साए में या परछाई में बहुत दिन से जी रहे थे, उनको आदत थी। तो उन्होंने कहा कि आप इस पेड़ में मत बैठो, ये खतरनाक सा लग रहा है, आज की रात छोड़ दो। मैन ईटर इस को खींच के ले, उम्मीद है कि इसको खाएगा और खींच के कहीं और ले जाएगा या ले जाएगी, उसके बाद तब आप बैठना है। तो दूसरा पेड़ थोड़ा सूटेबल रहेगा, इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे सूटेबल। अब कॉर्बेट बोलते हैं मैंने बद्री की बात मान ली होती अगर ये टाइगर मैन ईटर ना होता, क्योंकि जरा सा चांस है, हालांकि खतरा है, लेकिन वो जो जरा सा चांस है उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो मैन ईटर है। क्या पता एक जान और चली जाए जरा सी लापरवाही में। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इस पेड़ पर ही बैठूंगा, क्योंकि कॉर्बेट को पता था जंगल में हिमालयन ब्लैक बेयर भी है, और हिमालयन ब्लैक बेयर वो भालू होता है जो टाइगर से डरता नहीं है, उसका शिकार भी छुड़ा लेता है। आपने पिछली 2-3 स्टोरीज में देखा है कि वो शिकार छुड़ा लेता है। तो आपने टेम्पल टाइगर वाले में भी 2 बार भालू ने शिकार छुड़ाया टाइगर का। तो उन्होंने कहा अगर भालू ने जरा सी भी स्मेल, और भालू की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उसको जरा सी भी स्मेल आ गई ना ब्लड की और ये इसके मांस की, वो पक्का छुड़ा लेगा और टाइगर फिर आएगा नहीं और ये मौका चला जाएगा। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि उस पेड़ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था, और क्योंकि आसपास झाड़ियाँ बहुत सारी थी। फिर जब ये चढ़ गए, ऊपर बैठ गए, तो बद्री ने इनको इनकी बंदूक पकड़ा दी और वो दोनों आदमी और बद्री लौट गए, और ये वादा करके कि कल सुबह दोबारा आएंगे। अब ये पेड़ पे हिल की तरफ फेस करके बैठे थे, पहाड़ी नाला इनके पीछे था, और पूरे चांसेस थे कि अगर टाइगर आता ढाल की तरफ से तो वो इनको नहीं देखता, उसके पहले वो उस जो मरा हुआ बैल था उस तक पहुंचता। अब जब ये कॉर्बेट बैठे थे तो जो बैल पड़ा हुआ था करीब 15 गज की दूरी पर था, और वो साइड में लेटा था, तो उसके जो पैर थे वो कॉर्बेट की तरफ थे। करीब 4 बजे शाम को कॉर्बेट बैठे थे, और 1 घंटे के बाद एक काकड़ यानी बार्किंग डियर ने बार्किंग साउंड निकालनी शुरू कर दी। तो ये समझ गए टाइगर मूवमेंट पे है। बार्किंग डियर काफ़ी देर तक टाइगर को मूव करता हुआ देख के अपना बार्किंग साउंड निकालता रहा। उसके बाद उसने, बार्किंग डियर ने पतली गली पकड़ना ठीक समझा और वो थोड़ा दूर जाता गया। तो उसकी बार्किंग की आवाज़ आ रही थी लेकिन दूर होती जा रही थी। धीरे 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 उसकी आवाज़ बंद हो गई। ये जो बार्किंग डियर है ना, वो तभी बार्किंग साउंड निकालता है जब टाइगर मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है। अगर टाइगर बैठ जाता है ना,
तो ये अलार्म कॉल निकालना बंद कर देता है। तो हुआ यह था कि टाइगर जब तक मूव कर रहा था, बार्किंग डियर एक ही जगह पे खड़े होकर बार्किंग साउंड निकाल रहा था। फिर टाइगर एक जगह लेट गया किल के आसपास ही, तो फिर बार्किंग डियर निकल गया कि उसके फैमिली को कोई खतरा नहीं है, तो अपने सेफ जगह पर निकल गया। ये पहले से उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो बड़ा सेफ्टी के साथ आता था जब कोई वॉच ना कर रहा हो, कोई पेड़ पे ना बैठा हो, तो इनको पूरी उम्मीद थी यही करेगा। तो ये समझ गए थे कि अब वो लेटा हुआ है, अपने कान पूरे अलर्ट करके और सुनने की कोशिश कर रहा है आहट। अब कॉर्बेट बोलते हैं धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, सब कुछ दिखना बंद हो गया, लेकिन बैल अभी भी दिख रहा था, क्योंकि वो सफ़ेद कलर का था और ब्लर सी उसकी इमेज दिख रही थी। थोड़ी देर में एक कुछ चटकने की आवाज़ आई नाले की तरफ से। किसी डाल वाल पे उसने टहनी पे पैर रखा होगा। फिर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी दूर में कदमों की आहट फिर रुक गई, फिर साइलेंस छा गया। इसका मतलब पेड़ के नीचे ही टाइगर लेट गया फिर, क्योंकि वो कोई चांस नहीं ले रहा था टाइगर। वो पूरा एक बार ये ध्यान रख रहा था किसी तरह से कोई आदमी तो नहीं वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, उस दिन आकाश में बादल भी थे, तो धीरे धीरे बादल छा गए, तो जो तारे चमक रहे थे उनके नीचे बादल आ गए, तो और अंधेरा हो गया। थोड़ी देर में टाइगर उठा और फिर वो जो मरा हुआ बैल था शिकार, उस पर पहुंच गया। अब कॉर्बेट बोलते हैं ये जो रात इतनी काली अंधेरी रात थी, इसको बोल सकते थे पिच ब्लैक नाइट। कुछ भी नहीं, इनकी आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा था कि वो क्योंकि सिर्फ वो बैल का वाइट वाइट पोर्शन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम घना अंधेरा था। और बोले ऐसी रात में हॉर्नेट्स आ जाते हैं और टाइगर बड़ा उनको उड़ाता है पहले तेजी के साथ, फिर खाना खाता है। अब इनको बैल तो दिख रहा था, टाइगर नहीं दिख रहा था, क्योंकि बैल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये बोल रहे हैं मैं तारों की रोशनी में बहुत अच्छा देख लेता हूँ, क्योंकि इनको आदत थी। लेकिन आज तारे भी नहीं थे, बादल थे, लेकिन बिजली भी नहीं चमक रही थी। अगर एक बार बिजली भी चमकती तो फ्लैश में इनको दिख जाता। जंगल की साउंड में एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से। ये देहरादून एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होगा। ये ऊपर दिख रहा है, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो देहरादून, वहाँ की फ्लाइट होगी। अच्छा, टाइगर ने जरा सा भी इस बैल को हिलाया नहीं था, हिलाते तो इनको आइडिया लग जाता। तो ये अंदाजा लगा रहे थे कि वो बैल के राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है। ये हरी मोहन से मैंने ये मंगाया। जंगल में मच्छर होते हैं ना, तो इस तरह से गोबर को जला दिया जाता है तो मच्छर नहीं आते। ये रख दो, अभी आसपास थोड़ा धुआं फैलता रहेगा तो मच्छर नहीं आएंगे। तो कॉर्बेट ये समझ चुके थे कि अगर इन्होंने जरा से भी मूवमेंट की तो वो इतना अलर्ट टाइगर है कि वो पक्का जान जाएगा ये वहां बैठे हुए हैं। तो ये जरा सा भी नहीं मूवमेंट कर रहे थे, और इनको उम्मीद थी कि अंधेरा होने पर टाइगर आएगा, तारों की रोशनी में देख लेंगे, अपनी बंदूक की नाल उस तरफ घुमाएंगे, ट्रिगर दबा देंगे। लेकिन उस दिन तारों की रोशनी भी नहीं थी। अभी बोल रहे हैं कि आंखों का तो कोई भरोसा था नहीं, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ बैल दिख रहा था। तो उन्होंने अपने कानों पर भरोसा किया। और बोल रहे हैं उस टाइम तक इनके सुनने की क्षमता बहुत बढ़िया थी, तो कानों सुन रहे थे। उन्होंने साउंड से जो अंदाजा लगाया, जो पोजीशन जो टाइगर की थी, लेकिन इनको लगा कि अच्छा, इन्होंने राइफल पकड़े थे तो इनके जैसे बैठे हुए थे, तो इनकी कोहनी ऐसे नीज पे रखी हुई थी, सिटिंग पोजीशन पे, जो पैर मुड़े रहे होंगे उससे सपोर्ट भी मिलता है निशाना मारने में। तो इनको लगा कि जहां इन्होंने एम लिया हुआ है उससे थोड़ा सा 1-2 इंच नीचे करनी पड़ेगी बंदूक, जहां से साउंड आ रही है। अब ये 2-3 बार सुनते रहे, बार बार इन्होंने जज की साउंड को, और जब इनको लग गया कि इनको पोजीशन परफेक्टली लग रही है, उस डायरेक्शन में जरा सा 1 इंच बंदूक की नाल इन्होंने डाउन करी और ट्रिगर दबा दिया। जैसे इन्होंने ट्रिगर दबाया, 2 छलांग मार के टाइगर 20 फुट दूर चला गया। और फिर पत्तियों पे उसकी आवाज़ आती रही, काफ़ी दूर तक ये सुनते रहे उसके चलने की आवाज़। और थोड़ी देर में सन्नाटा छा गया। अब सन्नाटे के 2 मतलब थे, या तो टाइगर मर गया, और या उसको गोली लगी नहीं, घाव भी नहीं है, तो चुपचाप लेट गया है। अब 3-4 मिनट तक ये अपनी बंदूक पे ट्रिगर पे उंगली रख के साउंड सुनने की कोशिश करते रहे कि कहीं वो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन फिर कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो इन्होंने फिर बंदूक नीचे रख ली। जैसे ही इन्होंने बंदूक नीचे रखी, टाइगर ने जोर से गुर्राने की आवाज़ निकाली। ये समझ गया इसका मतलब टाइगर घायल नहीं हुआ है। अब कॉर्बेट जिस पेड़ पे बैठे थे करीब जमीन से 10 फीट की हाइट पे था, लेकिन वो जो झाड़ियां थी नीचे,
तो उसकी वजह से बोल रहे 8 फीट के आसपास इनका डिस्टेंस था। पैर भी इन्होंने नीचे लटकाए थे तो और कम गैप हो गया। टाइगर ने इनको देख लिया था। टाइगर करीब 20-25 फीट दूर था और इनको ही देख रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि इतने पास से टाइगर अगर आपको देख रहा हो दिन के समय, तो भी आपके ब्लड प्रेशर में और ब्लड स्ट्रीम में हलचल होने लगती है। और जब रात के 10 बजे हो और टाइगर नॉर्मल टाइगर ना हो, मैन ईटर हो, और आपको लगातार देख रहा हो, तो आपके ब्लड प्रेशर में तूफान आ जाता है, आपकी रगों में तूफान आ जाता है। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि टाइगर कभी भी जरूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करता है। अगर उसके पास खाने का भोजन है तो वो दूसरा शिकार नहीं करता है, और जो बैल उसके पास है वो 2-3 दिन का खाना है। तो बोले वो मुझे नहीं मारेगा अगर प्रवोक ना किया जाए। हालांकि प्रवोक तो ये कर ही चुके थे गोली चला के, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनको डर इस बात का लग रहा था कि ये जो रूल है टाइगर का, कहीं वो तोड़ ना दे मेरे लिए। इस बात से बहुत डर रहे थे। कॉर्बेट बोलते हैं कि टाइगर के ऊपर अगर गोली चल जाए उसके बाद भी कभी कभी वो लौटते हैं शिकार पे, लेकिन ये नहीं लौटेगा या लौटेगी, क्योंकि ये टाइगर्स थी, ये पक्का पता था, क्योंकि इसकी हैबिट नहीं थी आने की। और ये कॉर्बेट पूरी तरह से सेफ है ये भी इनको पता था, लेकिन इनको ये पता था कि तभी तक सेफ हैं जब तक ये बैलेंस गड़बड़ होकर नीचे ना गिर पड़े। डर के मारे ऐसा होता है। एक इस बुक का नहीं, मैं टॉपिक याद आ गया। जब लंगूर पेड़ के ऊपर बैठ के सो रहे होते हैं तो टाइगर क्या करता है, कई बार नीचे जाता है चुपचाप और जोर से दहाड़ मारता है, जो सोते सोते झटके से एकाध लंगूर नीचे गिर जाता है और उसको टाइगर खा लेता है। अब उन्होंने कहा टाइगर ने मुझे देख ही लिया है तो क्या छुपना छुपाना, तो सिगरेट पी जाए ताकि उनको नींद ना आ जाए। जैसे ही उन्होंने सिगरेट जलाई, माचिस जलाई, जैसे ही वो टाइगर जहां बैठी थी वहां से कूद के किनारे से साइड में चली गई। आवाज आई उसकी। थोड़ी देर बाद में टाइगरेस वापस आ गई, उसके गुर्राने की आवाज आई। अब ये 3 सिगरेट पी चुके थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर झमाझम बारिश। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं बड़े ही लाइट कपड़े पहन के आया था। जब मैं रामगढ़ से वो जो अपना गेस्ट हाउस से चले थे, बड़े हल्के कपड़े पहने थे। बोला मैं पूरा स्किन तक पूरा भीग गया था। अब कॉर्बेट बोलते हैं मेरे सिर के ऊपर एक भी पत्ती ऐसी नहीं थी जो कि वो बारिश के बूंदों को थोड़ा सा रोक ले। और उधर टाइगर क्या है, जैसे ही बारिश शुरू हुई वो एक पेड़ के नीचे चला गया, या पास में एक चट्टान थी उसके नीचे चला गया, शेल्टर ले लिया। ये खुले में बैठे हैं, खुले मतलब पेड़ में थे, लेकिन इनके ऊपर डायरेक्ट बूंदें गिर रही थी। 11 बजे रात को बारिश शुरू हुई थी और सुबह 4 बजे तक चली। अब उसके बाद में हवा चलनी शुरू हो गई। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पूरे भीगे हुए थे, हल्के कपड़ों में थे। 8000 फीट का एल्टीट्यूड है, ठंडी जगह। 8000 फीट का जो एल्टीट्यूड होता है, पूरे साल भर ठंड होती है वहां पे। अब बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल जमने, या तो मैं ठंडा हो जाऊंगा या मैं बर्फ से जम जाऊंगा, ये कंडीशन थी उनकी। इनको ऐसा दर्द हो रहा जैसे इनको गठिया हो गया हो। अब सुबह हुई और बद्री गर्मा गर्म चाय एक केटली में लेके आया। अब पहले उन लोगों ने राइफल पकड़ी, फिर इनको सहारे से उतारा 2 लोगों ने। ये फिर घिसट घिसट के सरक सरक के उतरे। अब इनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, तो ये वहीं जमीन पे लेट गए, चाय पीते रहे और 2 लोग इनके पैरों की मसाज करते रहे। जब इनके पैरों ने काम करना शुरू किया, फिर ये चले बद्री के गेस्ट हाउस की तरफ। अब कॉर्बेट जानना चाहते थे कि रात को इन्होंने जो फायर किया था वो कहाँ लगा था, कितना मिस किया था टाइगर को, क्योंकि उन्होंने वो शब्दभेदी बाण की तरह से शब्दभेदी गोली पहली बार चलाई थी, जहां इनको कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ इन्होंने कानों पर भरोसा करके आवाज के आधार पे गोली चलाई थी। जब ये गए तो इन्होंने देखा कि कुछ इंचेस, मतलब 6 इंच के आसपास से मिस किया था इन्होंने, और वो बैल को लगी थी गोली। तो इन्होंने जो डायरेक्शन लिया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा राइट, मतलब डायरेक्शन, मतलब जो हाइट ली थी उसकी बंदूक की नली की, वो बिल्कुल सही थी। थोड़ा सा अगर ये राइट में घुमा देते तो उसके सिर पे गोली लगती टाइगर के। अब जब ये गेस्ट हाउस की तरफ चले तो बोले गर्मा गर्म चाय और आधा मील की जो वॉक थी उसने इनके जितने भी दर्द वर्द से सब खत्म कर दिए थे। अब केवल एक तो पेट एकदम खाली था और गीले कपड़े। बोले ये मुझे बड़ी तकलीफ दे रहे थे दोनों चीजें। अब जो बारिश हुई थी रास्ते में लाल मिट्टी थी, उसमें काफी स्लिपरी, पैर संभाल संभाल के रखने पड़ रहे थे।
अब उसमें जो निशान बने थे इनको ध्यान से देख रहे थे। तीन तरह के निशान मिले, बद्री के आदमियों के आने के निशान और बद्री के आदमियों के जाने के निशान। मतलब ये बारिश के बाद की कहानी है। सुबह जब वो आए इनका सामान लेके, तो जब ये लोग वहां से चले कॉर्बेट और बद्री, उसके पहले ही आदमी पहले से चल पड़े थे, 20-25 मिनट पहले निकल गए थे। तो वो बारिश के बाद के आने जाने के निशान, और तीसरा उसके बद्री के आदमियों के जो हील के निशान थे, उस पर एक टाइग्रेस के कूदने के और तेजी से चलने के निशान थे। दोनों के, मतलब जो आदमियों के पैरों के निशान थे वो भी तेज तेज जा रहे थे, और टाइग्रेस के निशान भी तेज तेज जा रहे थे। वो कैसे पता चलता है? थोड़ा सा मिट्टी जो पीछे को धकेलते हैं आदमी के केस में। टाइगर के बारे में मैंने पहले बताया हो कि टाइगर या लेपर्ड जब चलता है नॉर्मल चाल से, तो उसके अगले पैरों के ऊपर उसका पिछला पैर आता है। ये होती है नॉर्मल चाल। तो अगले पैरों के निशान मिट जाते हैं, पिछले के प्रॉपर छपे होते हैं। लेकिन जब वो तेज चाल में चलता है तो उसके चारों पैरों के निशान आते हैं, क्योंकि वो सेम जगह पे नहीं पड़ता है पैर। अगले पैर पड़ते हैं, पिछला थोड़ा आगे पीछे पड़ता है, तो चारों पैरों के निशान मिलते हैं। और फिर जो पीछे मिट्टी धकेलने के निशान मिलते हैं, उससे उसकी स्पीड का आइडिया लग जाता है। अब जिम कॉर्बेट समझ गया कि बद्री के आदमियों का टाइग्रेस पीछा कर रही है शायद। अब ये सोचते हैं अगर ये बद्री के गेस्ट हाउस या एप्पल ऑर्चर्ड नहीं पहुंच गए होंगे आदमी, तो वो खतरे में है। लेकिन 20-25 मिनट का फासला है, ये कितना भी तेज जाए कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने तेज तेज चलना शुरू किया, जितना ही तेज चल सकते थे गीली मिट्टी में। बड़ा ही उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे मन में। लेकिन जब वो पहुंचे ऑर्चर्ड के पास, तो देखा कि टाइग्रेस एक दूसरे डायरेक्शन में चली गई, जहाँ पे आदमी लोग काम कर रहे थे बगीचे में, और इनके आदमी सेफली बगीचे में पहुंच गए थे। मतलब टाइग्रेस पीछा कर रही होगी, लेकिन जब उसने बहुत सारे आदमी देखे वहां पे, तब उसने अपना इरादा बदल दिया। अब इन्होंने आदमियों से पूछा, तुम्हें पता है टाइग्रेस तुम्हारा पीछा कर रही थी? तो बोले, नहीं साहब, हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि वो दबे पाँव चलती है और पता तो चलता नहीं है। अब ये बैठे, जो आग जलवा दी थी बद्री ने गेस्ट हाउस में, तो उसके सामने बैठे, कपड़े वपड़े सूख रहे थे, थोड़ा इनको आराम मिला। अब इन्होंने बद्री से पूछा कि जिस जंगल की तरफ टाइग्रेस गई है, निशान मिले हैं, उस जंगल के बारे में क्या जानते हो? बद्री ने बोला कि पहले रास्ता नीचे जाता है, घना जंगल है, फिर एक पहाड़ी नाला है, आगे से एक पहाड़ी नाला और आता है, और जहां दो पहाड़ी नालों का जंक्शन पॉइंट है, वहां पे एक मैदान है, उसके नीचे ही एक वाटर स्ट्रीम है। अब बद्री ने बोला कि जो ये घना जंगल है, टाइग्रेस जहां गई है 1-2 दिन वहीं पड़ी रहेगी, लेटी रहेगी। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि फिर एक बीट ऑर्गेनाइज करी जाए। बीट मतलब डम डम डम, अपने ढोल वोल लेके, कई सारे आदमी लेके करें। टाइगर हो, लेपर्ड हो, कोई भी हो, परेशान हो जाता है। इन्होंने सोचा कि बीट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे परेशान होकर भागेगी और वो दिखेगी, और ये इनको गोली मारने का चांस मिलेगा। अब जो इनका हेड गार्डनर था, जो मुख्य माली था एप्पल ऑर्चर्ड का, गोविंद सिंह, उनको इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बीट ऑर्गेनाइज करना है। बद्री ने बताया, तो वो बोला कि मैं 30 आदमी अरेंज कर दूंगा इस बीट के लिए, जल्दी जल्दी। फिर बद्री ने कहा 30 आदमी अरेंज करो, और साथ में 500 किलो मटर भी, क्योंकि बद्री को खबर मिली थी कि नैनीताल के मार्केट में मटर का भाव उछल गया है। तो बद्री चाहता था कि वो मटर भेज के अपना वो जो प्रॉफिट है वो गेन कर ले। उसके खेत थे, मतलब एप्पल ऑर्चर्ड के अलावा काफ़ी सारे खेत थे, तो घोड़ों पे लाद के मटर भी भेजनी थी उनको नैनीताल। तो उन्होंने कहा भाई आदमी बुला लो बीट के लिए, और मटर भी मंगा लो। अब इन्होंने बद्री के साथ खाना खाया, और दोपहर तक गोविंद सिंह ने 30 आदमी अरेंज कर दिए बीट के लिए। अब जो लोग मटर का सब पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, उनको भी सुपरवाइज करने के लिए कोई आदमी चाहिए था। तो बद्री ने डिसाइड किया कि वो यहाँ रुक जाएगा। गोविंद सिंह को भेज दिया जिम कॉर्बेट के साथ बीट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब वो जो 30 आदमी थे, वो जानते थे कि कितना खतरा है, क्योंकि आदमखोर के इलाके में जा रहे हैं। लेकिन जब जिम कॉर्बेट ने समझाया कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं, तो सब चाहते थे जिम कॉर्बेट की मदद करना। सब बोले चलो साहब चलते हैं। अब तय ये हुआ कि 30 आदमी की पार्टी जाएगी, बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी जाएगी। एक को लीड करेगा गोविंद सिंह, एक दूसरा रिलायबल आदमी। और यहाँ से जब वो एक टाइम फिक्स हो गया था कि इतनी देर बाद यहाँ से बद्री अपने बगीचे से ही फायर करेगा, और वो फायर एक इंस्ट्रक्शन होगा कि दोनों को डिवाइड होके ऐसे घेरा बनाना है, उसमें ढोल ढमाकरे बजाने हैं, तालियां बजानी है, और ऐसे करके जाना है। और उनको मतलब एक तरह से घेरा बना रहे थे टाइग्रेस का पूरे जंगल में। जिम कॉर्बेट बोल रहे थे कि सुनने में तो सारा सही लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि इस तरह से बीट कई बार बहुत गलत हो जाती है। इनको इस बात का डर भी सता रहा था। अब कॉर्बेट वहां पहुंच गए उस जगह पे जो इनको डायरेक्शंस थे कि 2 पहाड़ी नालों के जंक्शन पे एक मैदान मिलेगा। तो ये वहां पहुंचे,
वहाँ पे ये मतलब जगह खोज ही रहे थे कहाँ बैठना चाहिए, कौन सी जगह बद्री ने बताई थी, तो इनको मक्खियाँ भिन भिनाती हुई नजर आई। तो जब इन्होंने देखा तो आसपास थोड़ा घूम के, तो एक गाय मरी पड़ी थी पुरानी, और उसके गले में जो निशान थे उससे पता चल गया था कि शेर ने उसको मारा है, टाइगर ने। और उसको पूरा टाइगर ने खा लिया था, लेकिन 2-3 जगह से छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, कंधे और 1-2 जगह से। और तो इनके दिमाग में आइडिया सूझा और इन्होंने उसकी जो बॉडी थी गाय की, उसको पकड़ के खींचा ताकत लगा के, तो वो लुढ़कती हुई नीचे ढाल पे चली गई। इन्होंने जगह चेंज कर दी ताकि, मतलब इनका प्लान ये था कि टाइग्रेस उस पर आए। अब ये सोच रहे थे कि बीट कैसे ऑर्गेनाइज होगी, तब तक बद्री ने गोली चला दी, जो वो इशारा था कि बीट ऑर्गेनाइज होगी। अब लोग ढोल ढोल बजा के चलने लगे, तो इनको एक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो इनको लगा कि वो इनकी तरफ आ रहे हैं। पहाड़ी रास्ते जिगजैग होते हैं, तो ऐसे मुड़े होंगे, इनको लगा इनकी तरफ, लेकिन फिर रास्ता मुड़ गया होगा। फिर वो इनको दूर जाते हुए नजर आने लगे, आवाज़ धीमी हो गई। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आवाज़ इनको आने लगी कि वो इनकी तरफ आ रहे हैं। अब वो जो जब दोबारा आ गए, थोड़ा सा इनकी रेंज में आए, तो इन्होंने आवाज़ लगा के चिल्लाया कि भाई चुप हो जाओ, रुक जाओ, मत करो। तो रुक गए। अब इन्होंने इशारे से बोला कि सारे लोग मेरे पास आ जाओ। अब इन्होंने बोला, इस तरह की भीड़ का, मन में सोचा इस तरह की भीड़ का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ एक प्रॉपर गाइडेंस ना हो, प्रॉपर डायरेक्शन ना हो कि टाइगर इसको कैसे घेरना है, कैसे करना, सिर्फ ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा, किधर की किधर ही भाग जाएगी वो। तो इन्होंने सोचा सबको समझाता हूँ, एक दोबारा बीट ऑर्गेनाइज कराऊंगा, और मैं गोविंद सिंह को बोलता हूँ कि भाई जितने बंदे, जितने भी मेल पर्सन्स हैं मुक्तेश्वर, सबको बुलाओ, बहुत मैसिव बीट ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो कामयाब हो। जब इन्होंने लोगों को बुला दिया था, वो धीरे धीरे चल के आ रहे थे, क्योंकि इतने कांटे वाले रास्ते थे ना कि कभी सिर झुकाओ, कभी इधर बचो, बड़ा मुश्किल था चलना उस टाइम पे। अब वो लोग आ गए, सारे लोग, कोई अपने कांटा यहाँ से निकाल रहा है, कोई पैर से निकाल रहा है, क्योंकि सबको कांटे इतने गड़ चुके थे। तब बैठ के कॉर्बेट की बात सुन रहे थे। कॉर्बेट ने अपनी सिगरेट दी उन लोगों को पीने के लिए, खुद भी सिगरेट पी रहे थे। तो यही बात जो इन्होंने मन में सोची थी कि मैं, फिर वो गोविंद सिंह को बोलने लगे, भाई कल सारे आदमी बुलाओ मुक्तेश्वर के, और फिर दोबारा से बीट ऑर्गेनाइज करेंगे बड़ी वाली। तभी गोविंद सिंह उनकी बात सुन रहे हैं, सुनते सुनते इन्होंने देखा कि गोविंद सिंह का अटेंशन मेरी तरफ नहीं है, वो ऐसे देख रहे हैं सामने को, और वो कॉर्बेट बोल रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, वो ऐसे देख रहे हैं। कॉर्बेट ने कहा क्या चक्कर है, तो उन्होंने भी अपनी गर्दन ऐसे घुमा के देखी, क्या है, ध्यान से देखा तो करीब 400 गज की दूरी पे एक टाइग्रेस आ रही थी इन्हीं लोगों की तरफ। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जब आप जंगल में बैठे हो, चाहे आप उसको मारने के लिए, चाहे फोटो खींचने के लिए, एक टाइगर आपकी तरफ आ रहा है, तो आपके मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि यार शॉट मिस तो नहीं हो जाए। शॉट, फोटो का भी शॉट होता है और बंदूक का भी शॉट होता है, ये बड़े ख्याल आते हैं। फिर एक अपनी वो पुरानी घटना बताते हैं, जो पुराने शिकार के टाइम पे, तो एक बार ये जंगल में शिकार के लिए बैठे थे। शिकार का मतलब मैन ईटर का शिकार नहीं, गेम, ट्रॉफी हंटिंग, ऐसे शिकार पे जब गए थे, तो एक बहुत ही पवित्र जगह है उत्तराखंड में, बरम का थान, बरम देवता बोलते हैं, और ये माना जाता है जंगल के रक्षक हैं, और बरम देवता को नहीं पसंद कि उनके इलाके में कोई किसी जानवर को मारे, और वो बरम देवता गांव वालों की रक्षा करते हैं, कोई भी जानवर उनके इलाके में किसी इंसान को परेशान भी नहीं करता। तो ये पूरे इलाके में मान्यता थी। तो एक ट्रैक जो जा रहा था बरम का थान की तरफ, वहां ये वेट कर रहे थे टाइगर के गोली मारने का। अच्छा, जब क्या है ना, कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो 50 रास्ते निकाल लेता है उसको वो करने के। ये भी रेस्पेक्ट करते थे, तो ये बोले मैं तो 1 मील दूर हूँ ना, बरम का थान जो मंदिर है, तो बरम देवता के इलाका तो वहां है, मैं तो यहाँ मार रहा हूँ। जबकि कभी कोई मारता नहीं था, बरम देवता के इलाके में कोई शिकारी भी शिकार नहीं करता था। हम भी रास्ता निकालते हैं, कहते हैं यार ये नहीं करना, तो एक कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अच्छा, 4 कदम, जैसे पहले पुराने ज़माने में बोला जाता था दिशाशूल, आप लोग को शायद आइडिया नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को होगा। घरों में हमारे, हम कहीं जाते थे तो जब हमको अपने घर जाना है तो दिशाशूल देखा जाता था कि उस दिशा में जाने के लिए दिन सूटेबल है कि नहीं है। तो मान लीजिए उस दिन ईस्ट दिशा में जाना वर्जित है, और हमारा घर मान लीजिए ईस्ट में है, तो फिर डे हमको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब ट्रेन का रिजर्वेशन होने लगा तो फिर ये बात तो खत्म हो गई ना, रिजर्वेशन मिलते नहीं थे। जिस दिन है, अगर आपने कराया या दिशाशूल पूछ के नहीं कराया, या जो मिल रहा था वही अवेलेबल डेट ले ली, उसके सोल्यूशन निकाल लिए जाते थे
कि पहले सामान लेके घर से बाहर ले जाके रख दिया, फिर कहीं रख दिया, तो ये मान लिया जाए कि हमने तो एग्जिट एक दिन पहले कर दी। तो अपने मन को धोखा देने के तरीके हैं। या तो आप मानो मत, अगर मानो तो फिर उसको पूरी तरह से मानो। तो इन्होंने सोचा कि बरम का थान में 1 मील दूर हूं, तो वो देवता का जो मंदिर है भाई वो उधर है, मैं यहाँ शिकार कर रहा हूँ। और कॉर्बेट ये भी बताते हैं किसी भी शिकारी ने अगर कभी कोशिश भी की होगी तो वो बरम का थान, बरम देवता के इलाके में मार नहीं पाया किसी को। तो भैंसें मारी जा रही थी टाइगर के द्वारा, तो ये इन्होंने टाइगर्स को 4 बजे बैठ गए। जब उनको पता था कि इस इलाके में भैंस के चक्कर में वो आएगा, तभी एक सांबर डियर की कॉल हुई। इनको पता चल गया कि हाँ भाई टाइगर आ रहा है। तभी इनके पास में एक काकड़ बोला, तो ये समझ गए पास में आ गया। तो जंगल था, ऐसी पोजीशन थी, आसपास बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, यंग थे, 2-3 फीट का उनका घेरा होगा। ना तो बारिश हो रही थी, ना हवा चल रही थी, मस्त मौसम था बिल्कुल शूटिंग के हिसाब से। और इनको मेल टाइगर, बड़ा सा मेल टाइगर आता हुआ दिख गया, करीब 200 गज की दूरी पे था। अब टाइगर 100 मीटर दूर बचा, 100 गज की दूरी पे बचा। तभी अचानक पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने मुड़ के देखा तो एक जामुन का पेड़ गिरना शुरू हो गया, और गिर के दूसरे जामुन के पेड़ के ऊपर गिरा। थोड़ी देर उसने उसका बैलेंस संभाला, अब वो भी गिरना शुरू हो गया। दोनों पेड़ ऐसे जुड़ के गिरे, और तीसरे जो कि छोटा जामुन का पेड़ था उस पे गिरे। अब उन दोनों का वेट वो जामुन का पेड़ संभाल नहीं पाया, वो भी गिरना शुरू हो गया, नीचे गिरा। इधर पेड़ गिर रहे थे, ये बार बार पेड़ की तरफ भी देख रहे थे, टाइगर की तरफ भी देख रहे थे। पेड़ टाइगर एकदम नजदीक आ गया था, 100 गज के आसपास ही था। और जैसे ये पेड़ गिरे, उसके पास ही गिरे, टाइगर भी देखा, उसने देखा, टाइगर ने अचानक से मुड़ा और नॉर्मल चाल पे चलता हुआ वापस चला गया। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि ये देवता का चमत्कार नहीं है तो क्या है। ना तो आंधी आई, ना 2-3 दिन पहले बारिश हुई कि जड़ें ढीली हो गई थी, एकदम सूखा जैसा होता है। हवा तो इतनी भी नहीं चल रही थी कि ढंग से सांस ले लो। पेड़ गिरे कैसे? एक गिरा, फिर उसके बाद दूसरा गिरा, फिर तीसरा, 3-3 पेड़ गिर गए। और बस टाइगर ने देखा, वापस चला गया। तो जो कॉर्बेट की कई सारी घटनाएं हैं जिनका बोलते हैं मेरे पास जवाब नहीं है, जो मैंने आपको टेम्पल टाइगर सीरीज जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, स्टार्ट होने के दिन बताया था, जब वो बाला सिंह जी ने दानव खा लिया, उसका जवाब नहीं था इनके पास। और उसके बाद इन्होंने बताया था कि भाई मैं टेम्पल टाइगर को नहीं मार पाया इतने अटेम्प्ट के बाद, उसका क्या जवाब है। बस यही माना जाता है कि भाई माता का चमत्कार है, माता का वाहन है, और माता उनकी रक्षा करती है। पुजारी ने भी कहा था आप चाहो तो मारना, चाहो तो मार लो, मार नहीं पाओगे, नहीं मार पाए। अब ये बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, और 3 पेड़ गिर जाना क्या था। ये बोले वही बरम देवता का चमत्कार था कि भाई शेर तुम मत मारो, और गिर गया। शेर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला गया। अभी यहाँ पे ये घटना उन्होंने क्यों सुनाई, अभी वहां पे 400 मीटर दूर, एक 400 गज दूर एक टाइग्रेस थी जो कि इनकी तरफ आ रही थी। इन बिटवीन ये यादों की दुनिया में जाके पुरानी घटना सुना रहे हैं। उसका एक रीजन था, ये बोल रहे हैं कि आपका परफेक्ट शॉट, चाहे वो फोटोग्राफी का हो, चाहे वो बंदूक का हो, स्पॉइल हो सकता है किसी दूसरी घटना से जो कि आपके हाथ में नहीं। यहाँ वो 3 जामुन के पेड़ गिरे, इनका शॉट खराब हो गया, जो परफेक्ट शॉट था। यहाँ वो आ रही थी, तो ये नहीं सोच रहे थे कि अब तो मैं मार ही दूंगा। ये बोल रहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे टाइगर जा सकती। क्या हो सकता है? 8-10 आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं शोर करते हुए, ये पलट जाएगी। एप्पल ऑर्चर्ड, बद्री का ऑर्चर्ड है, और भी ऑर्चर्ड है, लोग लंगूर भगाने के लिए बंदूक की गोली चलाते हैं। पता चला टाइग्रेस आ रही, उधर किसी ने गोली चलाई, ये लौट जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोचोगे मार ही दोगे, बहुत कोई घटनाएं हो सकती हैं और ये टाइग्रेस चली जाए। अब टाइग्रेस 300 गज की दूरी पे थी और चलती जा रही थी, और बोलो एक पेड़ बीच में था, और अगर इन्होंने जरा से भी मूवमेंट करी, टाइग्रेस का ध्यान खट से उनकी तरफ चला जाएगा। तो ये बोले अभी हम कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ बैठे रह सकते थे। और जितने आदमी पार्टी वाले बीटिंग वाले थे उनको भी उन्होंने बोल दिया था सांस भी बिल्कुल आराम से लेना, कोई आवाज़ नहीं, कोई किसी तरह से कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। और थोड़ा सा कर्व लेते हुए चल रही थी, और वो बहुत धीमे चल रही थी। अच्छा, लोगों ने बोला था कि लंगड़ी टाइग्रेस है, पूरे गांव में था हल्ला, लेकिन जब वो चल रही थी तो इनको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि वो लंगड़ा रही हो। अब क्या हुआ, एक जगह वो घने जंगल में घुस गई। अब उसको निकल के पहाड़ी नाले की तरफ आना था। इतना टाइम था कॉर्बेट के पास कि जब तक वो जंगल में वो इनको देख नहीं पाएगी, ये दौड़ के पोजीशन ले। इन्होंने आदमियों को कहा कोई हिलना नहीं अपनी जगह से, और जल्दी से भाग के गए। अब ये सोच रहे थे क्या वो मुझे देख लेगी क्या नहीं, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि आगे जितना दौड़ के गए थे उसके आगे इनके लिए कवर था नहीं कि ये बिना कवर, मतलब उसको बिना देखे वहां तक पहुंच जाए।
अब जैसे ही वो उधर साइड में गई, तेजी से जा रहे थे, मतलब दबे कदमों से तेजी से जितना भाग सकते थे। तो जो कटीले झाड़ियां होती उनके बीच में से एक टनल सी बन रही थी, तो उसके अंदर सिर झुका के जाना था। एक जगह इनको अंदाजा नहीं रहा, इनका हैट उस कांटे में फंस गया, निकल गया। और जब ये निकल रहे थे तो इन्होंने अपना सिर अंदाजे से पहले ही उठा दिया। इनके सिर में बहुत सारे कांटे गड़ गए, इवन ये गिरते गिरते बचे, और इतने कांटे गड़ गए कि खून आने लगा चेहरे पे। और जब ये नैनीताल बाद में पहुंचे तो इनकी सिस्टर जो मैगी, जो कि मेडिकल मिशनरी में काम करती थी, उनको कांटे निकालने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब ये चलते गए तो आगे इनको वो गाय वाला इलाका दिखने लगा, जो उन्होंने गाय ऊपर से पहाड़ से सरका के नीचे, जो पुरानी मरी हुई गाय थी, मतलब कंकाल था, थोड़ा सा ही मांस था उसमें, तो एक बड़ा सा गड्ढा टाइप का था कि जो 40 फीट चौड़ा और 30 फीट, 40 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा था। तो वो उनको इलाका दिखने लगा, और टाइग्रेस भी, इनको उम्मीद थी वहीं जाएगी। तभी इनको हड्डी के चटकने की आवाज़ आई। तो जहां ये सोच रहे थे कि टाइग्रेस जाएगी, वहां वो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। तो उस शिकार को उसने खाना शुरू कर दिया था। अब कॉर्बेट सोचने लगे कि अगर इसमें बहुत थोड़ा सा मांस है इस गाय को जिसको मैंने फेंका है, अगर इसका मन नहीं लगा उसको खाने में, तो वो खुले ग्राउंड में आएगी कि वो घने जंगल की तरफ जाएगी। अगर तो खुले ग्राउंड में आएगी तो मैं उसको गोली मार सकता हूँ, अगर वो घने जंगल में जाएगी तो मुझे नहीं दिखेगी, फिर मैं क्या करूँगा। आसपास का पूरा जायजा लेने लगे कि भाई ये रेवाइन ऐसा है, ये पहाड़ी नाला, ये ढाल ऐसी है। तभी इनको अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी। देखा तो गोविंद सिंह खड़े थे इनका हैट लेके। वो टाइम था जब कोई भी यूरोपियन आदमी इंडिया के अंदर बिना हैट के नहीं चलता था। और जब गोविंद सिंह ने देखा उनका हैट जमीन में पड़ा हुआ, तो वो लेके आ गए। अब इन्होंने बिल्कुल उंगली का इशारा करके गोविंद सिंह जी को बोला चुप। फिर इन्होंने वहीं पास में एक छोटा सा गड्ढा था, इन्होंने ऐसे कंधे लेके उनको इशारे से बिठा दिया उसके अंदर, गड्ढे के अंदर। अब वो घुटने मोड़ के हैट यूं ऐसे करके चिन अपनी ठोड़ी में हैट लगाए थे, दोनों घुटने ऐसे मोड़े थे, उकड़ू बैठे थे छोटे से गड्ढे में। अब वो बड़े अजीब और गरीब जानवर नजर आ रहे थे, जो ऐसे बैठ के हैट वेट के साथ में, कि पता नहीं क्या है, कोई देखे तो डर जाए। अच्छा, गोविंद सिंह भी समझ गया कि भाई टाइग्रेस पास में है, क्योंकि हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। अभी तभी अचानक खाने की आवाजें बंद हो गई। अब कॉर्बेट सोचते या तो उसने मुझे देख लिया है, और या जिस बात की संभावना थी कि उसको शिकार पसंद नहीं आया, वो सड़ा हुआ बहुत पुराना शिकार है, तो थोड़ा सा उसने मुंह मारा। ये सोच रहे थे क्या बात है, तभी टाइग्रेस उनको सामने नजर आ गई। वो पहाड़ की तरफ जा रही थी, घने जंगल की तरफ जा रही थी। अब जब ये इनको नजर आई तो वहां पे पेड़ थे 6-6, 7-7 इंच की तने वाले, उनके बीच में थी। तो इन्होंने कहा शॉट मारता हूँ, क्या पता मेरी गोली दोनों के बीच से निकल के उसको लग जाए। बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने निशाना लिया और गोली मारी। जैसी गोली मारी, टाइग्रेस घूमी और तेजी के साथ ऐसे चढ़ते हुए नीचे को आई, जितनी जल्दी वो कर सकती थी। तब तक इनको नहीं मालूम था कि इनकी गोली पेड़ में ही लग गई। और क्योंकि वो एक आंख से अंधी थी, ये अंधी थी, ये तो बात इनको बाद में मालूम चली जब इन्होंने मार दिया और स्किन उतार रहे थे। तो बड़ी ही घबराई और बड़ी ही घायल खूंखार शेरनी थी, जो कि भाग रही थी। अब उसके आने के अंदाज से समझ गए थे कि इन्हीं की तरफ आएगी, क्योंकि उसको एग्जैक्टली तो पता नहीं चला कि गोली कहाँ से आई है, लेकिन ये जानते थे कि खूंखार शेरनी मेरी तरफ ही आ रही है। अब ये भी एक गोली जो थी बंदूक में भर चुके थे, इंतजार कर रहे थे। अब बोलते 2 गज 3 गज की दूरी पे आ गई, और इन्होंने गोली मार दी जहां उसके कंधे और गर्दन का ज्वाइंट है, वहां गोली मार दी। और वो बंदूक थी .500। जैसी गोली लगी वो 50 फुट नीचे गिरी। एक पानी भरा हुआ, तो उसमें छपाक की आवाज के साथ, जोरदार छपाक की। अब जब इन्होंने देखा तो उसके पैर ऊपर थे, नीचे गिरी थी, और पूरे पानी में खून ही खून हो रहा था। अब गोविंद सिंह जी बैठे हुए थे, तो इन्होंने इशारा किया कि आ जाओ। अब गोविंद सिंह ने चिल्लाया, जैसे टाइग्रेस को देखा, अरे टाइग्रेस मर गई, टाइग्रेस मर गई। और जो बीटिंग वाली पार्टी चुपचाप बैठी हुई थी 30 आदमी, वो जोर से चिल्लाने लगे, टाइग्रेस मर गई, मर गई। ये बात, इनका शोर जो है, कोलाहल जो है, बद्री ने सुना। जो खुशी का माहौल की, खुशी की आवाज़ें सुन के, और इनके शॉट की आवाज़ तो सुन ही ली थी बद्री ने, वो समझ गया कि बंदूक की गोली के बाद खुशियां मनाई जा रही है, इसका मतलब टाइग्रेस मर गई। तो अपने एप्पल ऑर्चर्ड में बैठे बैठे ही उसने अपनी शॉट गन से 10 फायर किए। वो 10 फायर सुन के पूरे मुक्तेश्वर इलाके में सब समझ गए कि टाइग्रेस मर गई, और जहां से आवाजें आई थी उस दिशा में सारे लोग जमा होने शुरू हो गए। अब लोगों ने एक पेड़ के तने में उसको बांधा और लेके आए, और बद्री के एप्पल ऑर्चर्ड में रखा। पूरी जनता भी जमा हो गई थी, बहुत सारी। तब तक रात हो गई थी। ये अपना चाय वाय पीने गेस्ट हाउस चले गए, लौट के आए।
देखा बहुत भीड़ थी, और उस भीड़ में बहुत सारे वो शिकारी भी थे, जो लोकल शिकारी उस इलाके में काम कर रहे थे, जिनके चलते पहले कॉर्बेट नहीं आ रहे थे, वो भी खड़े थे। फिर इन्होंने टाइग्रेस की खाल उतारनी शुरू करी। अब जब इन्होंने खाल उतारा तब इनको मालूम चला कि एक आंख से वो अंधी थी, और बहुत सारे पॉर्कुपाइन के कांटे उसमें लगे हुए थे। कांटे करीब 50 के आसपास रहे होंगे। उसके आर्म में लगे थे, उसके जो अगले पैर के जो ये था, जो उसका पाँव था, उसमें भी लगे हुए थे। तो ये सब करते करते रात के 10 बजे तक इन्होंने खाल पूरी उतार ली। अब बद्री बोला रात यहीं रुक जाओ, तो ये बोले नहीं भाई रुकूंगा नहीं, और ये चल पड़े मुक्तेश्वर की तरफ। और जितनी जनता आई थी वो भी इनके साथ थी। 2 आदमी उस टाइगर्स की खाल को कैरी कर रहे थे। अब ये जब पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचे तो वहां इन्होंने पोस्ट मास्टर देखना चाहते थे, उन्होंने रखा। पोस्ट मास्टर ने देखा उसकी खाल वाल को। फिर ये जो पब्लिक के लिए जो रेस्ट हाउस था उसमें जाकर रुक गए। 3-4 घंटे की इन्होंने नींद अपना सोए, और फिर चल पड़े नैनीताल की तरफ। तो 72 घंटे बाद नैनीताल से जाने के बाद ये मैन ईटर टाइगर्स को मार के आ चुके थे वापस। और इनको एक मन में बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन था कि इन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाई मैन ईटर से बड़े ही कम समय में। और इनको ये उम्मीद थी कि अब वो बहादुर लड़की जो अपने बैल कलवा को लेके जा रही थी, बिना किसी डर के मुक्तेश्वर में घूम सकेगी। तो दोस्तों ये एंड हो गई मुक्तेश्वर मैन ईटर टाइगर की कहानी। अगली कहानी हमारी होगी इसी सीरीज में पनार मैन ईटर की। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।